नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है, अजित पवार बारामती में भारी बहुमत से जीत गए। 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी उसी विधानसभा क्षेत्र में 50,000 वोटों से हार गई। अब जो राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार के उम्मीदवार थे, योगेंद्र पवार, जो उनके छोटे भाई के अजित पवार के छोटे भाई के बेटे हैं, यानी इनके भतीजे, उन्होंने 19 ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर को सत्यापित करने के लिए जिला प्रशासन के पास आवेदन दायर किया है और इस प्रक्रिया के लिए उन्होंने 8,96,000 रुपए का भुगतान किया है। और इस खबर से जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ, तो मुझे बहुत सारी खबरें दिखाई देती है महाराष्ट्र से आती। राज्य भर में कई उम्मीदवारों ने चुनावी मशीन के माइक्रो कंट्रोलर के वेरिफिकेशन के लिए आवेदन दायर किए हैं। पुणे के 21 निर्वाचन क्षेत्रों में से 11 उम्मीदवारों ने आधिकारिक तौर पर माइक्रो कंट्रोलर को दोबारा जांच के लिए चुनाव आयोग से अनुरोध किया है। अजित पवार के कॉन्स्टिट्यूंसी का तो मैंने बता ही दिया है। वहीं हड़पसर के उम्मीदवार प्रशांत जगताप और पुणे कैंट के कांग्रेस के उम्मीदवार रमेश बागवे भी शामिल है। इन्होंने भी सत्यापन के लिए आवेदन किया। 7 दिन के भीतर ये आवेदन जमा करने होते हैं और जिला भर में उम्मीदवारों ने 137 चुनावी मशीन के सेटों में माइक्रो कंट्रोलर के सत्यापन की मांग की है और सामूहिक रूप से इस पर आने वाला खर्च के लिए चुनाव आयोग को 66,64,000 रुपए का भुगतान किया। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार जो उम्मीदवार अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दूसरे या तीसरे स्थान पर रहते हैं, वे अपने विधानसभा क्षेत्र में इस्तेमाल की गई चुनावी मशीनों में से 5% के माइक्रो कंट्रोलर की जांच का अनुरोध कर सकते हैं। उम्मीदवार को इसके प्रक्रिया के लिए एक लिखित आवेदन देना होता है और वेरिफिकेशन पे आने वाले खर्च का भुगतान करना पड़ता है। जिला चुनाव अधिकारी ने पुष्टि की है कि उन्होंने सत्यापन अनुराध अनुरोध के बारे में राज्य के मुख्य चुनाव निर्वाचन कार्यालय को सूचित किया है। माइक्रो कंट्रोलर की जांच कड़ी निगरानी में की जाएगी, जिसमें उम्मीदवार, वीवीपीटी निर्माण कंपनियों के इंजीनियर शामिल होंगे। प्रशांत जगताप, जिसका मैंने हड़पसर के जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने 27 के चुनावी मशीनों के वेरिफिकेशन की मांग की है, जिसके लिए उन्होंने 12 लाख रुपए भरे हैं। राहुल कलाटे चिंचवड़ के हैं। उन्होंने 25 मशीनों पे सत्यापन करने के लिए और उन्होंने करीब-करीब 11 लाख रुपए भुगतान किया है। पुरंदर के कांग्रेस उम्मीदवार संजय जगताप ने करीब-करीब 10 लाख रुपए का भुगतान किया है और 21 मशीनों की सत्यापन की मांग की है। ये सारी बातें इसलिए हो रही है क्योंकि चुनाव आयोग के नाम से सब चिल्ला रहे हैं। चुनावी मशीनों में प्रॉब्लम है। जो स्थानीय अखबार है लोकमत, उन्होंने करीब-करीब 95 ऐसे विधानसभा क्षेत्रों के नाम दिए और विश्लेषकों का एक जो आकलन था कि वो जो एनडीए गठबंधन है, वो करीब-करीब 120-130 के बीच में आएगी और बाकी महाविकास आघाड़ी 150-160 पे आती है तो सरकार बना लेती है। तो यदि 230 में से 95 घटा देते हैं, तो इनका आंकड़ा भी 135 पे आता है, जो 120-130 पे प्लस माइनस 5 कर सकते हैं आप। कुल मिलाकर क्या महाराष्ट्र की वस्तुस्थिति वो थी या फिर 95 सीटों पे खेल हुए? कई खबरें हैं, कई पैटर्न में वोट है। एक जिले में, खासकर नांदेड़ की बात करें, तो नांदेड़ में लोकसभा और विधानसभा साथ में हुआ क्योंकि वहाँ उपचुनाव थे लोकसभा के। लोकसभा चुनाव तो कांग्रेस जीत जाती है, लेकिन सारी विधानसभा हार जाती है और हाइट ये है कि विधानसभा में जितने वोट गिरे, उससे कम लोकसभा में गिरे क्योंकि मतदाता जब गया, तब उसके पास 2 मशीनें थी।
एक लोकसभा की, एक विधानसभा की। जब दोनों पे वो मतदान कर रहा था, तो फिर विधानसभा और लोकसभा के मतदान में लाखों की मतों की तफ़ावत थी। कुछ जिलों में सारे मतदान जो बीजेपी को या एनडीए गठबंधन के मतदाता इसको उम्मीदवार को जो मत मिले, वो कभी करीब-करीब सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मत सेम है। 14,83,000, 14,82,000, 14,81,000, 14,70,000। ये आंकड़ा एक पैटर्न दर्शाता है और ऐसी कई विधानसभाएँ हैं जिसका ये पैटर्न है जब माइक्रो लेवल पे आप बात करते हैं। कुल मिलाकर यदि इस वेरिफिकेशन में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, तो फिर क्या चुनाव आयोग अपनी गलतियाँ मानेगा? वहाँ के चुनाव फिर से होंगे? चुनाव गड़बड़ी हो गई ये या की गई, ये काली-माँ पूतेगी? क्योंकि वीवीपैट वाले इंजीनियर भी आएँगे। अब वो लोग क्या दलील देंगे और उस दलील पे क्या मानना होगा? क्योंकि चुनाव आयोग अभी तक इस बात का स्पष्टीकरण दे नहीं दे पाई कि कुछ मशीनें 99.9% ऐसी चार्ज रहती हैं। उन्होंने बहुत बड़ा लंबा-चौड़ा रिप्लाई दिया, लेकिन उसमें जिलेबी, जिलेबी, जिलेबी बना के कि वो डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आते। उन्हें कहा कि नई टेक्नोलॉजी है, ये है। तो फिर कुछ मशीनों में ही क्यों 99.9% बाकी 60%, 40%, 50% ऐसी क्यों दिखवाती है? क्या बैटरीज़ अलग-अलग है? जहाँ 99.9% बैटरी चार्ज है, वही मशीनों पे बीजेपी क्यों ज़्यादा वोट ले रही है? ये पैटर्न क्या है? इसके बारे में चुनाव आयोग मौन है। गुजरात में चुनाव संपन्न हुए 5 बजे, उसके बाद 7 बजे का जो आंकड़ा आ गया, 2 घंटे में इतना मतदान हुआ, जिसका एवरेज 1 मिनट में 1 मत के हिसाब से होता है मशीन पे, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस पे चुनाव आयोग मौन है। विधानसभा गुजरात के हो गए, कितने दिन हो गए, महीनों हो गए, सालों हो गए। मत प्रतिशत कैसा बढ़ता है? चुनाव आयोग को ये भी बताना होगा कि 2019 और 24 के बीच में महाराष्ट्र में 5 लाख मतदाता बढ़े, लेकिन 24 के लोकसभा और विधानसभा के बीच में 4 महीने में 48 लाख मतदाता कैसे बढ़ सकते हैं? कई चीज़ें हैं जिसके जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन ये सवाल बार-बार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल उठाते हैं। मशीनों के खेल को रेखांकित करते हैं। क्या मशीनें बदली गई? फॉर्म सी-17 से मशीनें मैच क्यों नहीं खाती? मशीनों के तीनों सील में से 2 टूटे क्यों थे? उस समय तो चुनाव अधिकारी ने बोल दिया, अरे ऐसा ही होता है करके टाल दिया। लेकिन चुनाव के नतीजे यदि ऐसे आने लगे, तो फिर चुनाव करने के कोई मायने बचते हैं क्या? सवाल ये है। जब मैं एक से इस बात को देखता हूँ, लाखों रुपए आपके खर्चे होते हैं। लोगों ने 12-12 लाख, 9-9 लाख रुपए जमा किए। इतना पैसा जमा करने के बाद भी यदि नतीजों में यही बताया गया कि नहीं, ऐसा ही होता है और यही सही है, लेकिन आपने उठाए हुए सवालों के जवाब देने के बजाय, नहीं, हमको लगता है सही है, ये बोल के यदि इसके नतीजे आए, तो फिर मान लीजिए बेईमान चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग से ही गड़बड़ हो रही है। जहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहाँ डबल गड़बड़ियाँ पाई जा रही। जहाँ सिंगल इंजन की सरकार है, मतलब अपोज़िशन की सरकार है, वहाँ खेल बहुत कम है। लेकिन 1-2 राज्यों में खेल भी हुए, क्योंकि फिर उस राज्य का कांग्रेस के नेता जो थे, वो घोषित स्लीपर सेल थे बीजेपी। तो कुल मिला के विपक्ष ने पहला कदम तो चला है। देखिए वेरिफिकेशन का नतीजा क्या आता है, इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, इसी पे फिर आगे की रणनीति तय होगी। क्योंकि इसका इश्यू तो उठाना पड़ेगा या फिर हम बांग्लादेश के तर्ज पे जा रहे हैं, जहाँ चुनाव में एक ही पार्टी जीतती जाएगी और विपक्ष खत्म हो जाएगा। लेकिन विपक्ष की जब जगह खाली हो जाती है, फिर वो जनता का क्रोध वो जगह लेती है और फिर शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा। ये बुरे दिन इस देश में ना आए, इसी मनीषा के साथ आज मैं ये एक से यहीं खत्म करता हूँ। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च।